आज एक बड़ी खबर से जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर और चुनाव संपन्न होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और इसके लिए अब लगातार जिस तरह से जहां पर ईवीएम मशीन्स रखी गई हैं उनको भी सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और मतगणना को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। राजनेताओं के साथ साथ लोग भी इसके इंतजार में हैं कि कब 8 अक्टूबर आएगा और 8 अक्टूबर को सुबह से ये मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और लगभग दोपहर 1 से 2 बजे तक ये तस्वीर साफ होगी। 10 साल के बाद एक नई सरकार के रूप में, एक नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री निकलकर सामने आएगा। इंतजार इसका है, लेकिन फिलहाल मतगणना की तैयारियां लगातार तेज हो रही हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त नजर आ रही है। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम भी एक ही दिन निकलकर सामने आएंगे। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दावों में किसकी यहां पर मजबूती दिखेगी, किसके दावे मजबूत हैं, वो 8 अक्टूबर ही बताएगा। लेकिन उससे पहले सभी के चेहरे खिले हुए हैं और एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सरकार हमारी बनेगी, सीएम हमारा बनेगा, जो इतिहास में पहली बार हो सकता है अगर बीजेपी यहां पर सीएम बनाती है। तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि सीएम वो बनाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, साथ साथ इंडिपेंडेंट भी एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 मुद्दे धारा 370-35 से जिस तरह से हमने देखे चुनाव से पहले, रोजगार, राज्य का दर्जा, कश्मीरी पंडित, भ्रष्टाचार, बिजली पानी, डेली वेजर्स, वीडीजी एसपीओ, शांति व्यवस्था, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं। ये कुछ मुद्दे जो आप देख रहे हैं ये बाकी राज्यों में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर बुनियादी मुद्दे होंगे, लेकिन धारा 370 हो या फिर वीडीजी एसपीओज हो, ये तमाम मुद्दे कुछ अलग हैं, हटकर हैं। जेएंडके विधानसभा चुनाव 2024 आरक्षण का मामला है तो पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, एससी और एसटी को लेकर तो ये तमाम चीजें हमने इन चुनाव से पहले देखी है। तो जब जम्मू कश्मीर चुनाव 2008 में हुए थे, नतीजे निकले जब थे 87 सीटों पर चुनाव थे और 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, पीडीपी के पास 21 सीटें थी, कांग्रेस के पास 17 और बीजेपी के पास 11 सीटें। 2008 की ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब 2014 मोदी लहर देखने को मिली, पीडीपी के पास 28 यानी सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी बनी सीटों के हिसाब से। बीजेपी के पास 25 सीटें, पहली बार इतिहास में इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मिली और जिसमें वोट शेयर बीजेपी के पास सबसे ज्यादा था और दूसरे नंबर पर पीडीपी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें और कांग्रेस के पास 12 सीटें। ये एक परिवर्तन देखा गया जम्मू कश्मीर में और उसके बाद बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई। हालांकि ये सरकार मात्र 2.5 से पौने 3 साल चली और उसके बाद इस सरकार को तोड़ना पड़ा, अपने अपने हाथ वापस खींचने पड़े 2018 में और 2019 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और यहां पर धारा 370 को भी हटाया। उसके बाद यहां की तस्वीर बदली और एक जज्बा, एक विश्वास और जो लोगों की उम्मीदें थी वो भी बदल गई हैं और उन्हीं उम्मीदों के आधार पर 2024 के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और अब इंतजार है गणना का, कब यहां पर नतीजे निकल कर आएंगे और कब एक नई सरकार बनेगी। जुनेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से हमने आंकड़े भी दिखाए कि क्या मुद्दे हैं, किस तरह से 2008 में कौन सबसे बड़ी पार्टी थी, कितना नुकसान हुआ, उसके बाद 2014 में क्या तस्वीर आई, अब 2024 है और मात्र 4 से 5 दिन का समय है, उसके बाद ये पूरी की पूरी पिक्चर साफ होनी है। देखिए, जहां तक 2024 के इन चुनावों का ताल्लुक है, कोई भी राजनीतिक दल इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है सरकार हम बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केंद्र में सत्ता में है, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि हमारे लिए सरकार बनाना आसान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार बनी है, जिस भी दल ने सरकार बनाई है, उसने उस दल के साथ गठबंधन किया है जिस दल की केंद्र में सरकार रही है। लेकिन इस बार जो समीकरण बन रहे हैं वो समीकरण अभी कागज के ऊपर है, यानी कागज के ऊपर हम कह रहे हैं बीजेपी बहुत मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत है और उनके साथ में जो अन्य दल हैं वो दल भी थोड़ा थोड़ा अपना अपना उनका भी शेयर इसमें रहेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या 8 तारीख को यही तस्वीर रहती है या इस तस्वीर में बड़ा परिवर्तन आता? अब देखिए,
राजौरी पुंछ से पहले दिन खबरें आई कि बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन आज राजौरी पुंछ से खबर कुछ और आ रही है। खबर यह आ रही है कि ठीक है बीजेपी मुकाबले में जरूर है, लेकिन यह कहा जाए कि कोई बड़ा उलटफेर राजौरी पुंछ में बीजेपी करने जा रही है, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब रियासी जिले में आप चले जाएं, वहां पर भी अब आपको कटरा और गुलाबगढ़ की 2 सीटें हैं जिन सीटों को लेकर असमंजस बना हुआ है कि कौन जीत रहा है। क्या बीजेपी जीत रही है वो सीट, या जो निर्दलीय खड़े हुए थे वहां से जुगल किशोर वो सीट पे उनकी दावेदारी भी मजबूत है सीट के ऊपर। उसके बाद आप जम्मू जिले में आइए, तो जम्मू जिले में तो 3 सीटें ऐसी हैं जिन पे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई एक सीट के ऊपर एक आजाद प्रत्याशी जो है वो बहुत मजबूत है, एक और सीट के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है, एक और सीट के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। कठुआ में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कंफर्टेबल है, ठीक है, लेकिन कंफर्टेबल ऑन पेपर। जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई जो कंफर्टेबल ऑन पेपर है क्या वो कंफर्टेबल ऑन ग्राउंड है कि नहीं है। सांबा की बात करें तो वहां बीजेपी 3 सीटों पर कंफर्टेबल नजर आ रही है। उधमपुर जिले में आप चले जाएं, एक आजाद उम्मीदवार वहां से इंडिपेंडेंट है, उनका भी है कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए हैं, तो संभवतः सारे आंकलन यही है कि कल अगर मान लीजिए वो चुनाव में कुछ अच्छा करते भी हैं तो हो सकता है बीजेपी में वापस आए, लेकिन टक्कर 4 सीटों के ऊपर है, कोई भी सीट इजी नहीं है। तो ये तो 4 जिले हैं जम्मू संभाग के। उसके बाद आप डोडा चले जाइए, बिल्कुल 8 सीटें, 8 सीटों पर जो है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। बिल्कुल आप उसके अलावा अब ये सारे वो जिले हैं जिन जिलों को मैंने आपको गिनवा दिया। घाटी में आप जाते हैं तो घाटी में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की कोई स्थिति ही नहीं रही है। वहां तो आप पीडीपी वालों से पूछिए, आप कांग्रेस वालों से पूछिए, अपनी पार्टी से पूछिए, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से पूछिए, सभी आपको ये बताते नजर आएंगे कि एक बड़े दल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर आ रही है। नंबर कितना होगा ये तो 28 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इन्हीं चुनावों की एक और बड़ी खबर जो अब निकल के आ रही है वो ये है, संभवतः जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन फार बेटर परफॉर्म करने वाले हैं कुपवाड़ा में देन व्हाट वाज बीइंग प्रेडिक्टेड। इसी तरीके से पीडीपी जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि जनाब कैंडिडेट इनके पास नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास नहीं, हमको भी नजर आ रहा था, लेकिन अब साउथ कश्मीर में वो पीडीपी काफी मजबूत नजर आ रही, क्योंकि जो नेता होते हैं वो ग्राउंड से जो आंकलन लेते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से लेते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि स्थिति और परिस्थिति क्या है। परिस्थिति इस समय यह है कि घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, नंबर 2 पीडीपी, नंबर 3 पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, नंबर 4 कांग्रेस, उसके बाद पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अपनी पार्टी और उसके बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी। अवामी इत्तेहाद पार्टी को लेकर जो पहले आंकलन था कि ये 7 से 8 सीटों के ऊपर मार कर सकते हैं और 7 से 8 सीटें जीत सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि कई जगहों पर तो आंकड़ा ये था कि शायद 16 के करीब ये पहुंचेंगे। लेकिन अब यूं लग रहा है कि वो जो मैजिक फिगर था ना, वो मैजिक फिगर कहीं आता नजर नहीं आ रहा है। पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जम्मू में डबल फिगर में बीजेपी होगी, घाटी में डबल फिगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, और इन दोनों दलों का जहां तक ताल्लुक है, ये दोनों दल जो हैं, ये 2 दल हैं जिन 2 दलों के ऊपर लगभग सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि ये चुनावों के बाद क्या करेंगे, नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां जाएगी, और क्या बीजेपी इतने इंडिपेंडेंट्स अपने साथ जोड़ पाएगी कि वो बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की या घाटी की मदद के बगैर सरकार बनाए। आपने 2 पार्टियों की बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। जाहिर सी बात है जो हवा चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां बनकर रहेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस नंबर कैसे पूरा होगा, कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, क्या घाटी की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट को साथ लेना पड़ेगा। क्या आप आंकलन कर पा रहे हैं कि बीजेपी अगर 20 या 25 सीटें या 25 से 30 सीटें लेती है, जो अभी एग्जिट पोल भी नजर आ रहे हैं, जो लगातार चीजें भी नजर आ रही हैं, उसके आधार पर क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि इंडिपेंडेंट हो या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या बाकी अन्य छोटी छोटी पार्टियां जिन्हें कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली ये बीजेपी को सपोर्ट कर सकती हैं, तो क्या ये नंबर बन पाएगा? आप आंकलन कर पा रहे हैं इन चीजों को? देखिए, बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, बीजेपी के पास बीजेपी का नारा ऑलरेडी है कि हमने जम्मू में जम्मू का सीएम होगा, ठीक है जी। तो जम्मू का सीएम तो ऑलरेडी हम पहले गुलाम नबी आजाद रह चुके हैं, लेकिन जम्मू के सीएम का मतलब वो हिंदू सीएम की बात कर रहे हैं। हिंदू सीएम तब संभव होगा
जब बीजेपी अपने दमखम पर 40 के करीब करीब होगी, 35, 36, 37 के करीब करीब होगी, यानी वहां पर आपको 10 और लोगों की जरूरत है तो आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो भी घाटी का दल या जो भी घाटी के इंडिपेंडेंट बीजेपी के साथ आएंगे, उनके लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में आने वाले अगर दोबारा से कभी चुनाव होते हैं तो थोड़ी दिक्कत और परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों रीजन्स में, चाहे घाटी की बात करें चाहे जम्मू की बात करें, दोनों रीजन्स में सेंटिमेंट अलग अलग है। लेकिन मैं देख क्या पा रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा, अगर बीजेपी 35 का आंकड़ा पार करती है अपने दमखम पर, तो फिर तो आपको 12 लोगों की जरूरत है, तो कोई भी घाटी से जो आपके साथ जुड़ेगा भी वो आपको डिमांड भी नहीं करेगा हमें मुख्यमंत्री का पद चाहिए। ठीक है जी, अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी 35 के पास पहुंचेगी? क्योंकि 5 लोग नॉमिनेट भी होने हैं, तो वो भी आप मान के चलिए बीजेपी के खाते से ही नॉमिनेट होंगे, तो वो 5, उसके बाद बीजेपी को 30 का अपना आंकड़ा टच करना होगा, ताकि 35 पर जब वो खड़े होंगे तो वहां उनको केवल 13 लोगों की जरूरत होगी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर सिंपल मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में 46 पर नहीं है। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब के ऊपर आंकलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी 46 सीटें चाहिए तो सरकार बन जाएगी। 46 आंकड़ा ही नहीं है, आंकड़ा 95 है, क्योंकि जो 5 लोग नॉमिनेट होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में उनको ताकत दी गई है कि वो भी वोट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उनका वोट भी होगा। तो यानी आपको 96 को ध्यान में, 95 को ध्यान में रखते हुए आपको 48 का गणित बिठाना है। तो 48 लोग आपके साथ होंगे तो आपकी सरकार बनेगी, 48 लोग आपके साथ नहीं होंगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो मान लीजिए 35 पर बीजेपी आती है तो 13 लोग फिर आपको घाटी से चाहिए ही चाहिए, तब जाकर आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। अब ये 13 लोग कहां से आएंगे? जिन 35 की आप बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे आपने रजौरी पुंछ की बात की, यानी पीर पंजाल का इलाका और चिनाब वैली, ये 2 इलाके जम्मू के लिए, बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण है? जो 35 का आंकड़ा है ये निकल पाएगा? देखिए, मैं आपको सीधा सीट्स की बात करूंगा। दाएं बाएं कहते हैं तू इधर उधर की बात न कर, तो मैं इधर उधर की बात की बगैर सीधा आपको आंकलन देता हूं। डोडा वेस्ट का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर शक्तिराज परिहार बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। ठीक है। भद्रवाह की आप बात करें, दलीप सिंह परिहार कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। ठीक है। डोडा ईस्ट में कोई सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज इसलिए हो सकता है क्योंकि तिकोनी यानी चुकुड़ी मुकाबला है, क्योंकि आप वहां से आते हैं तो आप शायद, मुझे लगता है, ज्यादा करीब से देख पाएंगे। गजय सिंह राणा भी वहां पर हैं, खालिद नजीब सोहरवर्दी भी हैं, अब्दुल मजीद वानी भी हैं, महराज भी हैं और रियाज भी हैं। अब आप देखिए, वहां पर खालिद का वोटर भी वही, महराज का वोटर भी वही, मजीद वानी का वोटर भी वही और रियाज का वोटर भी वही। तो ये 4 लोगों के बीच में अगर वोट बटा होगा, और अगर इन सभी लोगों ने 16-16, 17-17 हजार या 20-20 हजार के करीब करीब, 20 हजार एक ने वोट ले लिया, एक ने 15 ले लिया, एक ने 14 ले लिया, एक ने 10 ले लिया, उसके बाद 18 हजार के करीब करीब वहां जो वोट बीजेपी का है, अगर वो कंसोलिडेटेड बीजेपी को पड़ा होगा तो वहां पर भी समीकरण हिल सकते हैं, वहां पर भी एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। फिर आप आइए किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ सीट पर अगर फिरदौस टाक 5000 से ज्यादा वोट लेते हैं तो सजाद किशलू के लिए खतरे की घंटी है। पाडर नागसिनी में अभी तक बताया जा रहा है कि सुनील शर्मा कंफर्टेबल है, तो आप खुद आंकड़े लगाइए कि सीटें कहां पहुंच रही हैं। इंदरवाल में नजर आ रहा है कि बीजेपी डज नॉट स्टैंड अ चांस इन इंदरवाल, सो लेट अस डिस्काउंट आउट इंदरवाल। फिर आप रामबन में आइए, वहां जो अभी तक खबरें आई हैं, वहां पर खबर यह है कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है वो कंफर्टेबल है कंपेयर टू बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बीजेपी का ही एक और कैंडिडेट, बीजेपी के ही एक और नेता खड़े हो गए, वो आज इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े हुए, उन्होंने काफी काटमार वहां पर की है। आइए बानिहाल, इट इज अ स्टेट कॉन्टेस्ट बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के इस कॉन्टेक्स्ट में यही मैं कह रहा हूं ना शीतल आपको कि कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं। इम्तियाज शान आते हैं गूल से, अब मान लीजिए अगर गूल का वोट कंसोलिडेटेड इम्तियाज को पड़ा होगा तो वी विल बी इन फॉर अ सरप्राइज इन बानिहाल कि 2 धुरंधर लड़े और उसके बीच में पीडीपी का एक प्रत्याशी जो है वो निकल कर आ गया। तो अब इन समीकरणों में भी अगर आप देखते हैं तो कम से कम डोडा, रामबन और किश्तवाड़, इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम से कम भी 4 सीटें, 4 से 5 सीटें तो ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने की जिनकी संभावना है। रियासी में 1 सीट तो पक्की है कि रियासी की सीट तो बिल्कुल 100% आप कहते हैं बीजेपी के 100% प्रोबेबिलिटी यही है कि वही जीतने वाले हैं। ठीक है,
उधमपुर जिले में भी 4 सीटें हैं, कड़ी टक्कर है 4 की 4 सीटों के ऊपर। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर कंसोलिडेटेड ये सीटें बीजेपी के खाते में आती हैं, फिर एक नंबर बनता है आपका 30 के करीब करीब, तो जाकर फिर आप इस स्थिति में होंगे कि आप कहेंगे कि हमारा सीएम होगा, हिंदू सीएम होगा और आपको समर्थन देना पड़ेगा। इन दैट कंडीशन वी आर लाइकली टू हैव अ हिंदू सीएम इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अगर इतना नंबर नहीं हुआ, नंबर आया 24-25 के करीब करीब, ठीक है, और 5 लोग और जोड़ के भी आप 30 पे खड़े हैं, तो फिर तो 17 वाला भी घाटी से कहेगा कि मुख्यमंत्री हमारा। ठीक है, उसके बाद फिलहाल ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आज की ये चर्चा है कि कौन जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी संभावनाएं ज्यादा हैं, और इसका विश्लेषण हमारे वरिष्ठ सहयोगी सईद जुनैद